तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैम ने एक सीरीज शुरू की है जिसमें कि 25 मिनट या 30 मिनट में मैम आपको कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करा देती है। और आज इसी को देखते हुए हम लेकर आए हैं गद्य खंड का तीसरा अध्याय। हालांकि मैम आपको पहला अध्याय बातचीत बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखित और दूसरा अध्याय उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखित, जिसका वन शॉट करा चुकी है। और आज हम करने वाले हैं गद्य खंड के तीसरे अध्याय यानी कि संपूर्ण क्रांति का वन शॉट। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बेहतर होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैम ने एक सीरीज शुरू की है जिसमें कि 25 मिनट या 30 मिनट में मैम आपको कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करा देती है। और आज इसी को देखते हुए हम लेकर आए हैं गद्य खंड का तीसरा अध्याय। हालांकि मैम आपको पहला अध्याय बातचीत बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखित और दूसरा अध्याय उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखित, जिसका वन शॉट करा चुकी है। और आज हम करने वाले हैं गद्य खंड के तीसरे अध्याय यानी कि संपूर्ण क्रांति का वन शॉट। संपूर्ण क्रांति जिसके लेखक हो जाते हैं जयप्रकाश नारायण। जी हाँ, क्रांति का नाम सुन के ही हमारे मन में एक उत्साह, एक जोश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन कई बार सिर्फ उत्साह और जोश से देश नहीं चलता। देश को चलाने के लिए सही नियमावली होनी चाहिए, सही तरीका होना चाहिए, जिसका अनुकरण किया है जयप्रकाश नारायण ने। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या कुछ कहा है जयप्रकाश नारायण ने और क्या जन्म के बारे में या जीवन परिचय के बारे में क्या कुछ महत्वपूर्ण है। संपूर्ण क्रांति की जब भी हम बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण ने भाषण दिया और उस भाषण में कहा कि उन्हें सिर्फ नाम के लिए नेता नहीं बनना, बल्कि उन्हें वो सब कुछ बेहतर करना है जो एक युवा के लिए सही हो। उन्हें वो सबकी बात सुनेंगे, सबकी बात को समझेंगे, लेकिन अंतिम फैसला उनका ही होगा। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम शॉर्ट में जेपी नारायण के नाम से भी जानते हैं। तो जब बात करते हैं जेपी नारायण की यानी कि जयप्रकाश नारायण की, तो लेखक जयप्रकाश नारायण हो जाते हैं संपूर्ण क्रांति के अध्याय के। और जिनका भाषण यानी कि भाषण जिन्होंने कब दिया था, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में। और इनका भाषण आज भी स्मरणीय है, लोग इसे भूल नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि इनको किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, किसी व्यक्ति की नीतियों से झगड़ा नहीं है, बल्कि गलत नीतियों से झगड़ा है कि जो भी देश को निम्न स्तर पर लेकर जा रहे हैं या देश के बारे में, उन्नति के बारे में सोच ही नहीं रहे, इन्हें उनसे झगड़ा है। ठीक है जी। तो क्या कहते हैं कि भाषण जो दिया था वो 5 जून 1974 को दिया था और पटना के गांधी मैदान में। ये क्वेश्चन यहाँ से आपका सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव बनता है। जन्म की बात करें तो 11 अक्टूबर 1902 जिनका जन्म हो जाता है, 11 अक्टूबर 1902 जिनका जन्म हो जाता है, और निधन हो जाता है 8 अक्टूबर 1989। 8 अक्टूबर 1989। जन्म स्थान की बात करें तो सिताब दियारा गांव, और जयप्रकाश नारायण की माता का नाम हो जाता है फूल रानी। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो रउआ लोग आप सबके एग्जाम में यानी कि परीक्षा में हूबहू ऐसे ही पूछे जाते हैं। वो अलग बात है कि कभी यही जो टॉपिक है या यही जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव बन जाता है, या इन्हीं से कभी कभी लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर में पूछ जाता है कि जयप्रकाश नारायण की जन्मतिथि और जन्म स्थान बताइए, तो 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो विशेष रूप से समझते चलिएगा, आज इस 25 मिनट के सेशन में आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। जयप्रकाश नारायण जिन्होंने भाषण दिया 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में, और जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को और निधन हुआ 8 अक्टूबर 1989 को। जन्म हुआ सिताब दियारा गांव में और माता का नाम था फूल रानी। आगे क्या कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के पिता थे हरसुदयाल, यानी कि माता हो जाती है फूल रानी और पिता हरसुदयाल। शिक्षा की बात करें तो आरंभिक शिक्षा घर पर और आगे की शिक्षा के लिए पटना कॉलेजिएट गए। फिर 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। मां के अस्वस्थता के कारण पीएचडी नहीं कर पाए। और मूल निवास की बात करें तो बुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश हो जाता है। आगे क्या पूछा जा रहा है आपसे, यानी कि जब बात करते हैं, कुछ देख रहे हैं जनता और जनता का आक्रोश देख रहे हैं आप, बिल्कुल वैसे ही जो अभी वर्तमान के प्रोटेस्ट में आपने देखा है ना, बिल्कुल ऐसे ही था वो भाषण का दिन, उसका समय, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, है ना। और जब कहते हैं ना कि जब जनता इकट्ठा होती है ना, तो बड़े से बड़े नेताओं, लोकतंत्रवादियों और लोकतंत्र को झुकना पड़ जाता है। तो कैसी है हमारी ये डेमोक्रेसी, कैसी है हमारी ये सत्ताधारी वर्ग, राजनेता, जो शायद जनता के बारे में समझना तो दूर, वो सोचना भी जरूरी नहीं समझते, है ना। तो इसी के बारे में बहुत कुछ कहा, समझा और बताया जयप्रकाश नारायण ने। जबकि जयप्रकाश नारायण की रचनाओं की हम बात करें तो रचनाएं कौन कौन सी हो जाती हैं, एक चिड़ा और एक चिड़ी की कहानी, विफलता, शोध की मंजिलें और संपूर्ण क्रांति। एक चिड़ा और एक चिड़ी की कहानी, विफलता और शोध की मंजिलें, संपूर्ण क्रांति।
आगे क्या करे बच्चा, प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक कहते हैं हम इन्हें, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण, किसकी बात हो रही है, ये एक ऐतिहासिक भाषण का नाम दिया गया इस भाषण को। जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण का एक अंग है जिसे उन्होंने 5 जून 1974 को, कौन सी तिथि में, तिथियां साथ के साथ में याद करते हुए चलिए, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। संपूर्ण भारत स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित है। भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में, और देखा ना आपने चित्र में, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हैं, लाखों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आए थे, जिसमें युवाओं का बोलबाला था। और नारायण जी यानी कि जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि अगर दिनकर जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी होते तो उनकी कविता भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती, लेकिन वो आज हमारे बीच नहीं है, वो आज हमारे बीच नहीं है। कौन, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामधारी सिंह दिनकर। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि ये जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं लिया कि मुझे नेता बनना है, मुझे दल का नेतृत्व करना है, मुझे छात्रों के प्रति आगे खड़े होना है, उनको बोलना है, बल्कि मुझे यह जिम्मेदारी युवा पीढ़ी के द्वारा सौंपी गई है। और युवाओं ने कहा है ना, कि इस छात्र जो दल है उसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी नारायण के द्वारा ही किया जाएगा। वो कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा कि मैं सबकी जी हजूरी करूं, जैसा ऑर्डर आ रहा है मैं वैसा ही मानूं, बल्कि मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा ही होगा। लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की, और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं की, बहुत धनवान परिवार से नहीं थे, जिसके कारण अमेरिका में रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, छात्र जीवन में जानते हैं ना आप कितनी असुविधाएं होती हैं, कितनी सारी मुश्किलें होती हैं, और छात्र जीवन में इन्होंने रेस्टोरेंट में काम किया, है ना, बर्तन धुले, शू पॉलिश करी, और अलग अलग से काम किए, है ना। और उसके बाद भी जब ये अमेरिका से शिक्षा लेकर भारत लौटे तो जानते हैं लोगों ने क्या कहा, लोगों ने इन्हें अमेरिका का दलाल कहा। अमेरिका का दलाल, जो सोचो, जिस छात्र ने, जिस विद्यार्थी ने रेस्टोरेंट में काम किया, शू शाइन पार्लर में काम किया, जूते पॉलिश करी, रेस्टोरेंट में बर्तन धुले, ट्यूशन पढ़ाया, और कैसे भी करके अपना जीवन का गुजारा किया, और जब वो अपने ही देश वापस लौटता है तब उसे अमेरिका का दलाल कहा जाता है। आखिर ये कहां तक की बात सही है? और यहाँ तो ये भी ठीक है, और उसके बाद तक तो इनको नारा भी दे दिया गया कि निक्स को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। निक्स को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। तो क्या कह रहे हैं, लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हुए। जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत सारे नेता आए और सब ने उन्हें एक तरफ लोकतंत्र की शिक्षा दी। तो इन्होंने कहा कि भाई कौन होते हैं आप मुझे लोकतंत्र के बारे में बताने वाले, सत्ता के बारे में बताने वाले, ये डेमोक्रेसी के बारे में बताने वाले, क्या मुझे इसका जरा भी ज्ञान नहीं है जो आप मुझे इसकी जानकारी दे रहे हैं। लोकतंत्र की शिक्षा दी तो दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को रोका गया। शांतिमय प्रदर्शन किसी भी मुद्दे से संबंधित हो आप 100% कर सकते हैं। शांतिमय प्रदर्शन में कभी कोई बाधा नहीं लाई जा सकती, जैसा कि आपने प्रोटेस्ट में देखा भी होगा, कई प्रोटेस्ट में, है ना। तो शांतिमय प्रदर्शन जनता द्वारा किया जा सकता है, जिससे कि जनता अपनी बात तो रख सके, जिससे कि वो सरकार तक अपनी बात पहुंचा तो सके कि उसको कहां पर असुविधा आ रही है, कौन सी बात उसको सही लग रही है, कौन सी बात उसके साथ गलत करी जा रही है। ये शांतिमय प्रदर्शन के द्वारा ही सरकार तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर तो सरकार के सामने शांतिमय प्रदर्शन रखने पर भी ट्रेनें बंद कर दी गई, लाठी बरसाई गई, है ना। आगे क्या करे बेटा, लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं तो दूसरी तरफ एक तरफ लोकतंत्र डेमोक्रेसी के बारे में जयप्रकाश नारायण को समझाने आते हैं, सिखाने आते हैं, और दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं, शांतिमय प्रदर्शन करने ही नहीं देते जनता को। लेखक के कुछ मित्र उनका और इंदिरा जी का मेल मिलाप करवाना चाहते थे कि आप लोग आपस में मिल जाइए, लेकिन इस पर जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे कि उन्हें किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, उन्हें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, जो भी गलत सिद्धांतों से देश को चला रहा है। लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा जी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, बल्कि उनकी गलत नीतियों से मेरा झगड़ा है। किससे? गलत नीतियों से मेरा झगड़ा है। लेखक ने कई बार बापू और नेहरू जी की भी आलोचना करी। लेखक कहते हैं कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है,
जिसका प्रमुख कारण क्या है? चुनावों की चर्चा है। आज के लोकतंत्र में जनता को इतना ही अधिकार है। अगर आपसे पूछूं मैं, तो क्या एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति, एक निम्न वर्गीय परिवार का व्यक्ति चुनाव में खड़ा होना चाहे तो वो क्या खड़ा हो सकता है? शायद इसका जवाब 10 बार में नहीं 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 और सिर्फ नहीं ही होगा। क्योंकि चुनाव में खड़ा होना किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है ये बिल्कुल मायने नहीं रखता, बल्कि उसके पास धन कितना है ना, उसके पास लोग कितने हैं उसका सपोर्ट करने वाले, ये निर्भर करता है। तो शायद वो व्यक्ति वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाता, लाख बेहतर सोच होने के बावजूद भी। और संपूर्ण क्रांति का मतलब ही यह है कि हम एकजुट होकर लड़ सके, एक होकर लड़ सके, और यही होती है संपूर्ण क्रांति। नहीं तो हम इसको संपूर्ण ही क्यों कहते हैं? सिर्फ क्रांति का नाम ना दे देते, लेकिन संपूर्ण क्रांति यानी कि देश हमारा है तो लड़ना भी हमें एकजुट होकर ही पड़ेगा, तभी हमारी बात सुनी जा सकेगी। कि वह चुनाव करें। लोकतंत्र में चुनाव के बाद अपने ही प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता। आखिर हम और आप जिसको चुनते हैं, अंततः वो पहले हाथ जोड़ते हैं, हमसे विनम्र निवेदन करते हैं और वोट मांगते हैं। लेकिन जैसे ही हम वोट देकर उन्हें सीट पर बिठाते हैं, सत्ता धारण करवाते हैं, सत्ताधारी बनाते हैं, पता नहीं क्यों वो पुराने किए गए सारे वादे भूल जाते हैं। भूलना तो छोड़िए, फिर वो कभी दोबारा उनकी तरफ मुड़कर देखना भी नहीं जानते, है ना। लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस तथा पत्रिका प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती है, उन्हें रोकती है, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमारे देश में इसका बहुत अभाव है। प्रेस खुद ही बिकी पड़ी है। पत्रकारिता के पत्रकार पता नहीं क्यों लोकतंत्र का सपोर्ट ना कर उनका सहारा ना बनकर, बल्कि चार टुकारों की सहायता करते हैं। जयप्रकाश नारायण जी का यह भाषण वाकई एक शानदार भाषण है। प्रस्तुत पाठ उनके अभिभाषण का संपादित अंश है। इसमें युवाओं तथा छात्रों में राजनीति के उच्चतम आदर्शों और मूल्यों को स्थापित करने की क्षमता है। इसे आदर्श राजनीति का घोषणा पत्र भी कहा जा सकता है कि आखिर एक आदर्श राजनीति कैसी होनी चाहिए, आखिर एक सही लोकतंत्र, सही सत्ताधारी, सही राजनेता कैसा होना चाहिए, जो सिर्फ अपनी ही बात ना चलाए बल्कि लोगों की बातों को भी सुने, उनके भी जो फैसले हैं, जो वो चाहते हैं, उनकी भी बातों को समझे। उन्होंने युवाओं को सचेत किया है कि सुविधा भोगी जीवन और व्यक्तिगत उपलब्धियों के लोभ में राष्ट्रीय चेतना की उपेक्षा आत्मघाती होती है। भला सिर्फ और सिर्फ हम और आप अपने ही बारे में सोचते रहे तो क्या होगा इस देश का, है ना। अगर बॉर्डर पर खड़ा वो जवान भी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचे तो वो और भी बहुत सारी नौकरियां कर सकता है। वो क्यों अपनी जान की बाजी लगाए बैठा है 24 घंटे 7 दिन, सिर्फ इसलिए कि वो अपने देश के लिए कुछ कर सके। लाखों हजारों युवा जो सैनिक होते हैं मारे जाते हैं, शहीद होते हैं। सिर्फ नौकरी ही एक उद्देश्य नहीं होती, बल्कि उसके अलावा वो अपना परिवार खोते हैं, है ना, जिसकी शायद हम और आप जो चैन से घर पर बैठे होते हैं उसका सिर्फ यही होता है मतलब कि वो अपनी जान की बाजी लगाए हैं। गोलियों से शरीर को भूंजकर छलनी कर दिया जाता है। उनका मानना था कि जबकि तमाम भारतीय शिक्षण संस्थान अंग्रेज सरकार के विज्ञापनों से चलते हैं, वहां एक राष्ट्रीय चरित्र की शिक्षा संभव है। और अब तो कई सारे स्कूल भी ऐसे हो गए जहां पर हिंदी भाषा को ही बैन कर दिया गया है कि भैया अगर आप स्कूल विद्यालय के परिवेश में यानी कि स्कूल एटमॉस्फेयर में अगर आप हिंदी का एक सिंगल वर्ड, एक सिंगल शब्द का भी प्रयोग करते हैं तो आप पर फाइन लगाया जाएगा, चार्ज लगाया जाएगा। वाह, ये कैसी शिक्षा है जहां पर हम ही अपने देश की भाषा को, अपनी मातृभाषा को नकार रहे हैं और उससे दूर भाग रहे हैं। क्या आपने अब तक कोई और ऐसा देश देखा जहां पर अपनी मातृभाषा को लेकर इतनी ज्यादा निकृष्टता, जो शायद पूरी तरह से गलत है। इसलिए वे देश के युवाओं से अपील करते हैं कि वे गरीबी, भूख, अशिक्षा, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं को दूर करने के प्रति जागरूक हों, क्योंकि अगर हम और आप यानी कि इस देश का युवा ही खड़ा नहीं हुआ तो आखिर डूब जाएगा ये देश, कैसे उबर पाएगा। और संगठित होकर, इकट्ठा होकर आंदोलन के माध्यम से जनता को सरकार की संवेदनहीन नीतियों के खिलाफ जागृत करें, है ना। क्या आखिर जो सरकार अपने ही बारे में सोचती है वो ना हो पाए ऐसा। उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करें। वे चुनावों में भारी भरकम खर्च का विरोध करते हैं। कौन? जयप्रकाश नारायण। क्या जरूरत है इतना सारा प्रचार करने की? अगर आपकी नीतियां सही हैं, अगर आपका व्यक्तित्व सही है, अगर आप देश के लिए सोच रहे हैं तो जनता अंधी नहीं है।
वो आपको ही वोट करेंगे और सत्ताधारी आप ही होंगे, सीट पर आप ही बैठेंगे। फिर क्या जरूरत है करोड़ों रुपए प्रचार प्रसार में लगाने की? लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है। निरंतरता यही चला आ रहा है कि चुनाव में वही जीतेगा जो सबसे ज्यादा प्रचार करेगा, वही जीतेगा जिसके पास सबसे भारी भरकम टीम होगी। ये निर्भर नहीं करता और मानते हैं कि ये खर्च भ्रष्टाचार और कालाबाजारी को पनपने का अवसर देते हैं। इसीलिए सत्ता परिवर्तन के लिए बनाई गई संघर्ष समितियों को सतत सक्रिय रहने की नसीहत देते हैं कि कम से कम हम और आप अगर एक्टिव रहेंगे तो इन सब कालाबाजारी लोगों को पहचान पाएंगे। वे छात्रों से उम्मीद करते हैं कि चुनाव होने की दशा में ये छात्र व जन संघर्ष समितियां जो दलविहीन होंगी सर्वसम्मति से उम्मीदवार चुनेंगी, सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि से उनको चुनेंगी, आगे बढ़ेंगी। चुनाव जीतने पर भी उक्त उम्मीदवार के भावी कार्यक्रमों का भी संघर्ष समितियां निरीक्षण करेंगी तथा पथभ्रष्ट होने पर ऐसे उम्मीदवार को इस्तीफा देने को बाध्य करेंगी जो कि सीट पर सत्ताधारी बनते ही जिसने भ्रष्टाचार शुरू कर दिया, अरे अब तो सीट पर बैठ ही गए हैं, अब क्या फर्क पड़ता है ना? तो ऐसा अगर है तो जनता बाध्य करेगी उन्हें, जनता उन्हें रोकेगी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, इसके अलावा ये समितियां यानी कि छात्रों से ही ये समितियां बनेंगी जो ये तय करेंगी कौन सही है और कौन गलत। इसके अलावा ये समितियां केवल शासन की गलत नीतियों का ही विरोध करने तक सीमित ना रहकर गांवों में छोटे अफसरों है ना, और छोटे अफसरों, बाबुओं और पुलिस आदि की घूसखोरी के खिलाफ भी संघर्ष करेंगी। आज एक छोटा सा काम नहीं होता जनता का, बैंक का काम हो, कोई सरकारी दस्तावेज का काम हो, सभी में घूसखोरी तो जरूरी है ना, रिश्वत तो देनी ही पड़ेगी। बाबुओं और पुलिस आदि की घूसखोरी के खिलाफ भी संघर्ष करेगी। बड़े किसानों द्वारा छोटे किसानों के उत्पीड़न, क्योंकि वो अपने आप को ही बड़ा समझते हैं, जो उनको शोषण किया जाता है उनका उत्पीड़न को भी रोकेगी। इस तरह प्रस्तुत पाठ संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया भारतीय राजनीति का एक आवश्यक और मनोवोचित चेहरा सामने रखता है। ठीक है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण का विचार था कि देश के युवा आंदोलन का संचालन करें, हम उनका मार्गदर्शन करेंगे और सबसे आगे सबसे अग्रसर अगर कोई होगा देश को उन्नति पर शिखर पर ले जाने के लिए तो वो किसी भी देश का युवा ही होगा। वे युवा देश से गरीबी, भूख, अशिक्षा, भ्रष्टाचार आदि समस्याओं को दूर करने के प्रति वैचारिक जागरूकता तथा संगठनात्मक भावना का विकास जनता में आंदोलन के माध्यम से करें तथा उन्हें सरकार की संवेदनहीन नीतियों के खिलाफ जागरूक करें। आंदोलन के नेतृत्व के लिए उनकी शर्त थी कि वह केवल नाम के लिए नेता नहीं बनेंगे। यदि कोई उन्हें सामने खड़ा करके अपने अनुसार काम कराने के लिए डिक्टेट करे कि आपको तो ऐसा ही करना पड़ेगा नारायण जी, तो इससे नारायण जी बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, बल्कि उनके अपने विचार होंगे, अपनी विचारधारा होगी, लोगों की सम्मति होगी, तब वो आगे बढ़ेंगे। तो वे नेतृत्व नहीं करना चाहेंगे अगर कोई उन्हें डिक्टेट करेगा। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में वे पूर्ण वैचारिक तथा निर्णयगत स्वतंत्रता चाहते थे कि मैं निष्कर्ष अपने आप से ले सकूं। ठीक है जी, तो यहां से हमने देखा कि आखिर संपूर्ण क्रांति अध्याय का उद्देश्य क्या है, जयप्रकाश नारायण के क्या विचार हैं, और आशा है कि आप सभी को चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। और ये अध्याय आपको समझ में आया कि कैसे लगा ये वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।